हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी हमारी कैसी लग रही है। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 4, इंस्टा सीईओ। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तभी निखिल ने अचानक रुक कर कहा, लेकिन डैड, एक चीज़ अभी बाकी है, वो वसीयत। शिवराज मित्तल ने वसीयत में लिखा था कि राह को कार्तिक से कम 1 साल तक शादी निभानी होगी। अगर राह जेल चली गई तो वसीयत का क्या होगा? वो कार्तिक कहीं उस वसीयत के आधार पर कंपनी में अपना हिस्सा ना मांग ले। उसकी ये बात सुनकर जयंत की आंखों में एक भयानक क्रूरता आ गई। जयंत ने नफरत से कहा, कार्तिक, वो सड़क छाप कीड़ा, हम उसे छोड़ेंगे थोड़ी। हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। जब राठौड़ राहा को अरेस्ट करेगा तो हम पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देंगे कि ये सारा पैसा गबन राहा ने अकेले नहीं बल्कि अपने नए पति कार्तिक अग्रवाल के साथ मिलकर किया है। उसकी ये बात सुनकर निखिल हैरान रह गया। उसने चौंक कर कहा, क्या? उसी समय जयंत ने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, हाँ, हम दुनिया को ये कहानी बताएंगे कि राहा ने जानबूझकर एक गरीब बड़ा पाव वाले से शादी की ताकि उसके नाम पर शेल कंपनीज खोल सके और मित्तल इंडस्ट्री का सारा पैसा उसमें डाइवर्ट कर सके। हम साबित कर देंगे कि कार्तिक कोई मासूम लड़का नहीं है बल्कि राहा का पार्टनर इन क्राइम है। जब राठौड़ राहा को अरेस्ट करेगा तो उसी वक्त वो दूसरी टीम भेजकर कार्तिक को उस हॉस्पिटल से बिस्तर से घसीट कर ले जाएगा। अपने डैड की ये बात सुनकर निखिल जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसकर कहा, वाह डैड, मतलब वो दोनों एक साथ जेल में चक्की पीसेंगे। और क्योंकि कार्तिक खुद एक क्रिमिनल साबित हो जाएगा, इसलिए शिवराज की वसीयत अपने आप में अमान्य हो जाएगी और फिर मित्तल एम्पायर का अकेला वारिस कौन होगा? ये कहकर निखिल ने अपनी तरफ उंगली करके सीने पर हाथ रखकर कहा, मैं, सिर्फ मैं। जयंत ने अपनी सिगार का आखिरी कश लिया और उसे एस्ट्रे में मसल कर कहा, तो जाओ निखिल, तैयारी शुरू करो। आज से ठीक 4 दिन बाद मित्तल इंडस्ट्री का इतिहास दोबारा लिखा जाएगा और इस बार उस इतिहास के पन्नों पर राहा या रमेश मित्तल का नाम नहीं होगा, सिर्फ हमारा नाम होगा। जयंत और निखिल अपने इस नए खौफनाक और परफेक्ट प्लान का जश्न मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक ऐसा चक्र रच दिया जिसे दुनिया का कोई भी इंसान नहीं तोड़ सकता। उन्हें लग रहा था कि राहा मित्तल बिल्कुल अकेली है। उन्हें लग रहा था कि कार्तिक अग्रवाल महज एक मोहरा है जो हॉस्पिटल के बिस्तर पर बेबस पड़ा है। उन्हें लग रहा था कि प्रोजेक्ट जेनेसिस की फाइल सिर्फ उनके पास है और ये उनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। लेकिन ये दोनों बाप बेटे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका पाला किसी आम इंसान या किसी अंडरकवर एजेंट से नहीं बल्कि कार्तिक सिंघानिया अग्रवाल से पड़ा है। एक ऐसा इंसान जिसकी पहुंच, जिसकी ताकत और जिसका दिमाग जयंत मित्तल की सोच से 100 गुना आगे चलता था। वो नहीं जानते थे कि जिसे वो दीमक समझ रहे हैं वो दरअसल एक अजगर है जो कुंडली मार कर बैठा है। कार्तिक और विक्रम की हैकिंग टीम ने न सिर्फ प्रोजेक्ट जेनेसिस का असली डेटा रिकवर कर लिया बल्कि उन्होंने मॉरिशस और दुबई के उन बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी निकाल ली जो सीधे निखिल मित्तल के नाम से जुड़े हुए थे। वो नहीं जानते थे कि डीसीपी राठौड़, जिसे जयंत अपना खरीदा हुआ कुत्ता समझ रहा था, कार्तिक अग्रवाल के एक फोन कॉल पर उस डीसीपी की पूरी वर्दी उतारी जा सकती है। 4 दिन बाद होने वाला वह एनुअल गाला वाकई में मित्तल इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे बड़ा दिन होने वाला था। लेकिन यह दिन राह की बर्बादी का नहीं बल्कि जयंत और निखिल के उस खूनी एम्पायर के अंत का दिन होने वाला था। हॉस्पिटल के आईसीयू में दर्द से कराहता हुआ, खून से लथपथ लेकिन प्यार से भरा हुआ अरबपति अब अपनी शेरनी के साथ मिलकर इस पूरी बाजी को पलटने के लिए तैयारी कर चुका था। खामोशी का दौर खत्म हो चुका था। अब बारी थी तूफान के टकराने की। आईसीयू के उस मध्यम नीली रोशनी वाले कमरे में एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास तैर रहा था। कल रात जहां मौत के साए मंडरा रहे थे, आज सुबह की पहली किरण के साथ वहां जिंदगी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया था। खिड़की के बाहर से छनकर आ रही सुबह की सुनहरी धूप सीधे कार्तिक के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे उसके पीले पड़ चुके चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। कार्तिक की खुली आंख थी और उसकी नजरें सिर्फ अपने पास बैठी राह पर टिकी थी। राह जो कभी उसके लिए एक ऐसी मंजिल थी जिसे दूर से देखा जा सकता था, आज वही राह उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़े हुए, अपनी आंखों में प्यार का एक अथाह समंदर लिए उसके सामने बैठी थी। अचानक उस गहरी भावनाओं की एक अथाह समंदर लिए
खामोशी को तोड़कर कार्तिक के होठों पर एक बहुत हल्की लेकिन शरारती मुस्कान आ गई। उसका दायां कंधा अभी तक भयानक दर्द कर रहा था। पट्टियों के नीचे का जख्म अभी ताजा था, लेकिन राहा के इस बदले हुए रूप ने उसके सारे दर्द को सुन्न कर दिया था। कार्तिक ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों को राहा के गाल पर फेरकर अपनी भारी और कमजोर आवाज में कहा, राहा। राहा ने तुरंत अपना सिर उठा लिया। उसकी आंखों में जो आंसुओं से सूज चुकी थी, उनमें एक घबराहट आ गई। उसने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ कार्तिक? दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तभी कार्तिक ने धीरे से ना में सिर हिलाया। उसकी मुस्कान अब उसकी आंखों तक पहुंच गई थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, दर्द नहीं, मुझे भूख लगी है।" उसकी यह बात सुनकर राहा कुछ पल के लिए हैरान रह गई। फिर उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू छलक गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। जो इंसान कुछ घंटे पहले मौत की कगार पर था, उसका भूख लगना इस बात का सबूत था कि वो खतरे से बाहर है। उसका शरीर वापस अपनी ताकत बटोर रहा है। कार्तिक ने राहा के चेहरे को बड़े ध्यान से देखा। राहा के चेहरे की रंगत उड़ी थी। उसके होठ सूख गए थे और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। उसके उस महंगे एमराल्ड ग्रीन सूट पर कार्तिक का ही खून सूख कर काला पड़ चुका था। तभी कार्तिक ने राहा की आंखों में गहराई से झांक कर कहा, और मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ कि तुमने भी कल सुबह से अन्न का एक दाना नहीं खाया। तुम्हारा शरीर टूट रहा है राहा। तुम्हारी आंखों की थकान मुझसे छुपी नहीं है। उसकी ये बात सुनकर आगे से राहा ने अपनी नीची नजर करके कहा, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं कार्तिक। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, मेरे लिए खाना पीना या आराम करना कोई मायने नहीं रखता। मेरी भूख तो कल उस गोली की आवाज के साथ मर गई। तभी कार्तिक ने एक बच्चे की जैसे जिद करके कहा, लेकिन मुझे तो लगी है ना, एक काम करो, विक्रम को अंदर बुलाओ। मैं उससे कहता हूँ कि वो हमारे लिए कुछ खाने का अच्छा इंतजाम करे। वो मेरे टेस्ट को बड़ी अच्छी तरह जानता है। हम दोनों मिलकर खाएंगे। कार्तिक इस बात को सुनकर राहा की अंदर की वो नई जिम्मेदारी प्यार करने वाली पत्नी जाग उठी। वो जो राहा कल कार्तिक को एक दीमक और लालची इंसान समझती थी, वो अपने लिए एक पानी गिलास तक खुद नहीं लेती थी, आज वो किसी और को अपने पति के लिए खाना बनाने का हक कैसे दे सकती थी? वो भी उसका पति के लिए जिसने उसके लिए अपनी छाती पर गोली खाई। राहा ने तुरंत कार्तिक के हाथ को अपने गाल से सटाया और बड़े प्यार से बिस्तर पर रखकर उसे बीच में ही रोक कर कहा, नहीं, विक्रम को कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना ही हॉस्पिटल या बाहर किसी के रेस्टोरेंट का बेस्वाद खाना तुम्हारे इस कमजोर शरीर के अंदर जाएगा। राहा की आवाज में एक अजीब सा अधिकार और गहरा वात्सल्य था। वहीं उसकी ये बात सुनकर कार्तिक ने हल्की सी हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, तो फिर क्या मैं भूखा ही रहूंगा? राहा के चेहरे पर एक खूबसूरत ममता भरी दृढ़ मुस्कान उभर आई। उसने अपने आंसू पोंछे और एक अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। राहा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं अभी तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से ब्लैक चिकन सूप और जिनसिंग का सूप बनाकर लेकर आती हूँ। दादी जी अक्सर कहते थे कि जब शरीर बहुत ज्यादा खून बह जाए, कमजोर हड्डियां पड़ जाए, ब्लैक चिकन और कोरियन जिनसिंग का सूप नसों में वापस जान फूंक देता है। ये तुम्हारे जख्मों को तेजी से भरेगा और तुम्हारी खोई हुई ताकत वापस लाएगा। उसके ये बात सुनकर कार्तिक की आंखें फट गई। वो एक बिलियनियर था और उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन बावर्ची देखे थे, लेकिन मित्तल इंडस्ट्री की महारानी रहा मित्तल, जिसे शायद कभी अपनी किचन का दरवाजा खोलकर ना देखा हो, वो आज खून से सने कपड़ों में उसके लिए एक सूप बनाने की बात कर रही थी। कार्तिक के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, इसलिए उसने थोड़ा चौंक कर कहा, रहा, तुम सूप बनाओगी? लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, रहा ने उसकी बात काटकर एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, मुझे कुकिंग नहीं आती, यही कहना चाहते हो ना? शायद मुझे रोजमर्रा का खाना बनाना आता हो, लेकिन दादाजी की तबीयत जब खराब रहती थी तो मैं उनके लिए सूप अपने हाथों से बनाती थी। तुम बस आराम करो, मैं अभी जल्द वापस आती हूँ। इसके बाद इससे पहले कि कार्तिक कुछ और कह पाता, राहा पलटी तेज कदमों से आईसीयू के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही राहा ने आईसीयू का शीशे का दरवाजा खोला, उसने बाहर का नजारा देखा। किसी मिलिट्री बेस के जैसा था। हथियार बंद कमांडोज हर कोने में मुस्तैद थे। दरवाजे के ठीक बाहर विक्रम खड़ा था। उसका ध्यान पूरी तरह से अलर्ट था। राहा को बाहर आता देखकर विक्रम सतर्क हो गया। उसने देखा कि राहा के चेहरे पर अब वो बेबसी और रोना नहीं था, बल्कि एक ऐसी चमक और दृढ़ता थी जो किसी बड़े लीडर में होती है। विक्रम ने घबरा कर उससे पूछा, मैडम, बॉस तो ठीक है ना? क्या कोई इमरजेंसी है? तभी आगे से राहा ने मुस्कुरा कर कहा,
कार्तिक बिल्कुल ठीक है विक्रम, उसे भूख लगी है, मैं उसके लिए खुद सूप बनाने जा रही हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी, विक्रम के प्रति एक सम्मान था, जिसे विक्रम एक पल के लिए सन रह गया। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। मुंबई के सबसे बड़ी कंपनी की सीईओ वो अपने हाथ से कपड़ों में बॉस के लिए खाना बनाएगी। तब विक्रम ने झिझक कर कहा, मैडम आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं मुंबई के सबसे बेहतरीन 5 स्टार होटल के हेड शेफ को यहीं बुला लेता हूँ। वो बॉस के लिए आप जो कहेंगी वो बना देंगे। उसकी ये बात सुनकर आगे से राहा की आंखें विक्रम के चेहरे पर टिक गई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, तकलीफ? जिस इंसान ने मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर खून बहा दिया, उसके लिए एक कटोरी सूप बनाना तकलीफ नहीं, मेरा धर्म है विक्रम। कोई 5 स्टार शेफ मेरे पति के खाने में वो दुआ, वो जज्बात नहीं डाल सकता जो मैं डालूंगी। राहा के मुंह से मेरे पति शब्द सुनकर विक्रम के अंदर का सारा शक, सारा गुस्सा, सारी कड़वाहट एक पल में धुल गई। वो समझ गया कि उसका बॉस जिस लड़की के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आया है, वो लड़की वाकई उस प्यार के काबिल है। तभी राहा ने सीओ वाले कमांडिंग अंदाज में लेकिन बड़ी शालीनता से कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए विक्रम। उसकी बात सुनकर विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म कीजिए मैडम। तभी राहा ने उसको सामान की लिस्ट बताकर कहा, मुझे सबसे बेहतरीन क्वालिटी का ब्लैक मतलब कड़कनाथ और सिल्की चाहिए, बिल्कुल ताजा। साथ में हाई क्वालिटी का असली कोरियन रेड जिनसिंग की जड़ें, गोभी बेरीज और कुछ खास हर्ब चाहिए। मैं जानती हूँ ये चीजें आम बाजार में इतनी जल्दी नहीं मिलेंगी, लेकिन मुझे पता है तुम्हारी पहुंच कहाँ तक है। मुझे ये सारी चीजें आधे घंटे के अंदर इस हॉस्पिटल की कैंटीन के किचन में चाहिए। उसकी ये बात सुनकर आगे से विक्रम के चेहरे पर एक तेज मुस्कान आ गई। उसने तुरंत सिर झुकाकर कहा, आधे घंटे की जरूरत नहीं है मैडम, 15 मिनट में दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी का ब्लैक और कोरियन जिनसेंग आपके सामने होगा। आप बस किचन में जाइए। उसकी ये बात सुनते ही आगे से राहा ने विक्रम को एक कृतज्ञता भरी नजर से देखा, फिर वो पलट कर मुड़ गई। उधर विक्रम ने तुरंत अपना एनक्रिप्टेड फोन निकाला। उसने अपने आदमियों को कॉल करके हुक्म देकर कहा, सुनो, मुझे अभी के अभी इसी वक्त शहर के सबसे बड़े इंपोर्टर से असली ब्लैक और रेड जिनसिंग्स चाहिए। चॉपर का इस्तेमाल करो, गाड़ियां भगाओ या मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम ये कैसे करोगे, लेकिन ठीक 15 मिनट में सारा सामान बॉम्बे हॉस्पिटल के बेसमेंट किचन में होना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर उसने फोन काट दिया और इसी के साथ उधर रहा लिफ्ट के ग्राउंड फ्लोर पर वहीं से बेसमेंट की तरफ जा रही थी। लिफ्ट के आईने में उसने खुद को देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर काजल फैल गया था। उसका एमरोल्ड ग्रीन सूट कार्तिक के खून से सना हुआ था, अब सूख कर कड़क हो गया था। यह वही राह थी जो बिना परफेक्ट मेकअप और डिजाइनर कपड़ों के कभी अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखती थी। लेकिन आज उसे अपने इस रूप पर कोई शर्म नहीं, बल्कि एक अजीब सा गर्व महसूस हो रहा था। यह खून उस प्यार की निशानी थी जिसने उसे एक नया जन्म दिया था। कुछ सेकंड बाद लिफ्ट बेसमेंट में रुकी। लिफ्ट में हॉस्पिटल की एक बहुत बड़ी कैंटीन और उसका विशाल किचन था। यहाँ से रोजाना सैकड़ों मरीज, डॉक्टर और स्टाफ के लिए खाना बनता था। किचन के अंदर बहुत ज्यादा शोर शराबा था। बड़े बड़े चूल्हों पर गैस जल रही थी, बर्तनों की खटखट हो रही थी। हवा में उड़ते हुए दलिया, दाल, मसालों की मिली जुली एक टिपिकल हॉस्पिटल वाली महक आ रही थी। दर्जनों कुक, हेल्पर और सफाई कर्मचारी अपने अपने काम में लगे थे। तभी किचन के बड़े से स्विंग दरवाजे को धकेल कर राह अंदर आई। राह के अंदर आते ही किचन में दरवाजे पर पास खड़े एक हेल्पर के हाथ से स्टील की थाली छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। छन, थाली गिरने की आवाज से सबका ध्यान दरवाजे की तरफ गया और वो नजारा उन लोगों ने देखा, उसने पूरे किचन में एक डरावना सन्नाटा पैदा कर दिया। सामने एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन खौफनाक दिखने वाली औरत खड़ी थी। उसके महंगे कपड़ों पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उसकी आंखों में एक ऐसी आग और रुतबा था जो किसी को अपने घुटनों पर ला दे। तभी कैंटीन का हेड शेफ, एक मोटा गुस्सेल आदमी, अपने हाथ में एक बड़ा सा करछुआ लेकर आया। हेड शेफ ने चिल्लाकर कहा, एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं और आप इस हालात में अंदर कैसे आई? ये एक स्टलाइज किचन है, यहाँ बाहरी लोगों का आना सख्त मना है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को बुलाओ। लेकिन आगे से राहा ने अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलकर दिखाया। उसने अपनी ठंडी और बर्फ जैसी आंखों से हेड शेफ को घूर कर कहा, मैं राहा मित्तल हूँ, मित्तल इंडस्ट्री की सीईओ, और आज ये किचन अगले 2 घंटे के लिए मेरे कंट्रोल में रहेगा। मुझे ये एरिया पूरा खाली चाहिए, अभी के अभी।
राहा की आवाज इतनी स्पष्ट और भारी अधिकारपूर्ण थी कि पूरे किचन में गूंज गई। उसके ये दहाड़ सुनकर हेड शेफ घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी अकड़ दिखाकर कर कहा, देखिए मैडम, आप जो कोई भी हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल की कैंटीन है। यहाँ 700 मरीज का खाना बन रहा है। मैं आपके लिए किचन खाली नहीं कर सकता। प्लीज आप बाहर जाइए, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। लेकिन आगे से राहा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस पीछे देखा। तभी विक्रम ने अपने 4 भारी भरकम हथियारों से लैस काले सूट वाले कमांडर्स के साथ किचन में एंट्री ले ली। कमांडोज के चेहरे पर जो खौफनाक भाव थे, उसे देखकर हेड शेफ की आवाज उसके गले में घुट गई। विक्रम ने हेड शेफ को बिल्कुल करीब जाकर बड़े सर्द और खतरनाक आवाज में कहा, मैडम ने जो कहा है वो तुमने सुना नहीं। किचन का वो हिस्सा जहां सूप स्टेशन है, उसे तुरंत खाली कर दो। तुम्हारे बाकी मरीजों का खाना दूसरे हिस्से में बनता रहेगा, लेकिन इस सूप स्टेशन के बीच 20 फीट के दायरे में कोई इंसान नजर नहीं आना चाहिए। अगर मैडम के काम में किसी ने जरा भी दखल अंदाजी की, तो मैं इस पूरे किचन को यहीं जिंदा जला दूंगा। तभी कमांडोज ने अपने कोट के अंदर रखी गन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। ये देखकर किचन के सारे कुक और हेल्पर डर के मारे पीछे हटने लगे। हेड शेफ का पसीना छूट गया। उसने घबरा कर कहा, जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। सूप स्टेशन खाली कर दो सब लोग, जल्दी वहां से हट जाओ। इसके बाद 4 सेकंड के अंदर किचन के सबसे बेहतरीन, सबसे साफ और सूप स्टेशन खाली हो गया। तभी राहत सीधा स्टेशन की तरफ गई। उसने वहां रखे एक साफ एप्रन को उठाया और खून से सने सूट के ऊपर पहन लिया। उसने अपने बिखरे हुए बालों को समेटा, एक रबर बैंड से उन्हें बस बांध लिया। उनके पास रखे सिंक ने अपने हाथ साबुन से कई बार धोए और उस जमे हुए खून को अपने हाथों से साफ किया और पूरी तरह से सैनिटाइज हुई। तभी पीछे से विक्रम का एक आदमी बड़े से लाल रंग के थर्माकोल बॉक्स में कुछ विशेष पैकेट के साथ दौड़ता हुआ आया। विक्रम ने बॉक्स राहा के सामने शेल्फ पर रखकर कहा, मैडम आपका सामान आ गया। आगे से राहा ने बॉक्स खोला। उसके अंदर बर्फ के टुकड़ों के बीच रखा हुआ ताजा छिला हुआ साफ ब्लैक रखा हुआ था और इसके दोनों तरफ काले रंग के थे। सर्दियों में इसे चीनी और आयुर्वेदिक चिकित्सा में खून बढ़ाने, एनर्जी वापस लाने और गंभीर चोटों से उभरने के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही उन पैकेट्स में दुनिया की सबसे महंगी दुर्लभ कोरियन रेड जिनसेंग्स की जड़ें, गोजी बेरीज, लाल खजूर और एंजेलिका रूट जैसी औषधियां थी। ये सब देखकर राहा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, परफेक्ट, थैंक यू विक्रम। तुम लोग अब बाहर इंतजार करो, कोई अंदर नहीं आएगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से विक्रम ने सिर झुकाया और अपने कमांडोज को लेकर किचन के उस हिस्से की तरफ दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। वहीं कैंटीन का बाकी स्टाफ दूर आंखें फाड़कर मुंबई के सबसे अमीर औरत को एक बावर्ची की तरह काम करते देख रहा था। इधर राहा ने एक बड़ा सा स्टेनलेस स्टील का पोट लिया, उसे चूल्हे पर रख दिया और अब राहा का ध्यान पूरी अपने काम पर था। उसका हर एक मूवमेंट, हर एक एक्शन सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के लिए था। उसने सबसे पहले उस ब्लैक चिकन को बाहर निकाला और ठंडे पानी के नीचे नाजुक हाथों से उसे धोना शुरू किया। राहा ने मन ही मन खुद से वादा करके कहा, कार्तिक, तुमने मेरे लिए अपना खून बहाया, आज मैं अपनी पूरी आत्मा से इस सूप में निचोड़ दूंगी ताकि तुम्हारा खून वापस बन सके। उसने उसके छोटे टुकड़े किए और उबलते पानी के पोट में डाल दिया ताकि उसकी सारी अशुद्धियां बाहर निकल जाए। कुछ मिनटों बाद उसे उस पानी में फेंक दिया गया। चिकन के टुकड़ों को आपस में एकदम साफ और ताजे पानी से भरे पोट में डाल दिया गया। अब आ रही थी औषधियों की। राहा ने उस सूखी हुई मुड़ी तुड़ी जिनसेंग्स की जड़ों को अपने हाथों में लिया। उसे याद आ रहा था कैसे उसके दादाजी उसे अपने पास बैठाकर बताते थे। उन्होंने राहा को समझा कर कहा था, राहा बेटा, जिनसेंग कोई आम जड़ नहीं, ये जमीन के अंदर सालों तक रहती है और धरती की सारी ताकत अपने अंदर खींच लेती है। जब कोई इंसान मौत के मुंह से वापस आता है, तो ये जड़ उसकी नसों में वापस जिंदगी का संचार करती है। ये कहते हुए राहा की आंखों में आंसू छलक कर अपने गालों पर आ गए। आज उसके दादाजी की वो सिखाई हुई सीख उसके अपने पति के लिए काम आ रही थी। सब कुछ एक मायने में रख रहा था। दादाजी ने उसे एक वसीयत नहीं दी, बल्कि एक ऐसा इंसान सौंपा जो उसकी रक्षा के लिए भगवान का रूप बनकर आया था। राहा ने जिनसे की जड़ों को बड़ी सावधानी से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। उसके बाद उसने गोजी बेरीज को एंटीऑक्सीडेंट से जो भरपूर थी सूखे हुए लाल खजूरों को पानी में भिगो दिया। वहीं किचन में गैस की तेज आंच जल रही थी। पोट के अंदर का पानी अब उबलने लगा था। राहा ने एक एक करके वो सारी जड़ी बूटियां, जिनसे गोजी बेरीज, लाल खजूर, थोड़े से अदरक के टुकड़े, उस उबलते हुए ब्लैक चिकन के पोट में डाल दिए। छन शू जैसे जड़ी बूटी पानी में गई। एक बड़ी मीठी, हर्बल और सुकून देने वाली खुशबू पूरे किचन में फैलने लगी। ये खुशबू कैंटीन के उस आम खाने के महक से बिल्कुल अलग थी। इसमें एक गर्माहट थी, एक ऐसा एहसास था जो किसी भी रूह को सुकून पहुंचा दे।
दूर खड़े हेड शेफ ने जब वो खुशबू सूंघी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे समझ आ गया कि ये औरत कोई साधारण कुकिंग नहीं कर रही है, यह किसी के लिए एक अमृत तैयार कर रही है। अब आज अहम और मुश्किल हिस्सा शुरू होने वाला था। सूप को धीमी आंच पर पकाना था। इस सूप की खासियत यह होती है कि इसे तेज आंच पर नहीं पकाया जाता, वरना जिनसिंग और जड़ी बूटियों का असर खत्म हो जाता। इसे कम से कम 2 घंटे तक एकदम धीमी आंच पर पकने देना होता है, ताकि हड्डियों का सारा अर्क औषधियों में रस मिलकर एक हो जाए। इसलिए राहा ने आंच को बिल्कुल धीमा किया। पोर्ट के अंदर का सूप अब धीरे धीरे खदक रहा था। वहीं राहा काउंटर के पास खड़ी रही। उसने अपनी नजरें एक पल के लिए भी उस पोर्ट से नहीं हटाई। आग की गर्माहट और उसकी वजह से राहा के माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी थी। उसके खून से सने कपड़े उसे चुभ रहे थे, लेकिन उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो उस उबलते हुए सूप को देख रही थी। उसका दिमाग अब आगे की रणनीति बना रहा था। सूप के साथ साथ राहा के अंदर का गुस्सा भी उबल रहा था। राहा ने अपने दांत पीस कर मन ही मन सोचा, जयंत मित्तल, निखिल मित्तल, तुम लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की, मैंने बर्दाश्त किया। तुमने कंपनी के खिलाफ साजिश की, मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन तुमने मेरे कार्तिक पर हाथ डालने की जरूरत की। तुमने उस इंसान का खून बहाया जिसने निस्वार्थ भाव से मुझे बचाया। अब यह राहा मित्तल चुप नहीं बैठेगी। अब तक मैं सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रही थी, लेकिन अब मैं तुम दोनों की वजूद को इस धरती से मिटा दूंगी। राहा की मुट्ठियां कस गई। वो जानती थी कि कार्तिक कोई मामूली वड़ा पाव वाला नहीं है। वो जानती थी कि विक्रम के कमांडोज किसी बहुत बड़ी ताकत का हिस्सा हैं। लेकिन राहा यह भी जानती थी कि यह लड़ाई कार्तिक की नहीं, उसकी अपनी है। और वो इस लड़ाई में कार्तिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। वो कंपनी के एनुअल गाला इवेंट का इंतजार करेगी और वहीं पर जयंत और निखिल को ऐसा सबक सिखाएगी कि उनके आने वाली पुश्ते भी याद रखेगी। इसी बीच समय बीतता रहा। 1 घंटा 1.5 घंटा रहा लगातार सूप के ऊपर से झाग हटा रही थी, ताकि सूप बिल्कुल साफ और क्लियर बने। उसकी बाहें दर्द करने लगी थी, लेकिन राहा यह भी जानती थी कि ऐसे ही वो पूरा तरीके से तैयार होगा। करीब 2 घंटे बाद पोर्ट के अंदर का पानी एक गहरे गोल्डन ब्राउन कलर के शोरबे में बदल चुका था। ब्लैक हड्डियों की पूरी तरह से गल चुकी थी। उसका सारा अक उस सूप में घुल चुका था। जिनसे और खजूरों का दिव्य खुशबू अब तेज हो चुकी थी। राहा ने उसे एक साफ स्टील के चम्मच से थोड़ा सा सूप लिया और उसे चखा। सूप का स्वाद इतना गहरा, इतना पौष्टिक, इतना सुकून देने वाला था कि उसे पीते ही राहा ने अपने शरीर में एक ताजगी महसूस हुई। इसमें कोई फालतू के मसाले नहीं थे, बस थोड़ा सा समुद्री नमक और स्वाद जड़ी बूटियों का गर्माहट थी। उसके टेस्ट करते ही राहा ने एक संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, यह बिल्कुल परफेक्ट है। यह बड़बड़ा कर उसने गैस बंद कर दी। इसके बाद राहा ने एक बड़ा खूबसूरत इंसुलेटेड सिरेमिक का बाउल लिया। उसने एक साफ छलनी से उस सूप को छाना, ताकि कोई भी छोटी हड्डी या औषधि का टुकड़ा कार्तिक के गले में न अटक जाए। उसने सिर्फ वो पारदर्शी सुनहरा सूप और उस ब्लैक चिकन के कुछ बड़े नर्म रेशेदार टुकड़े उस बाउल में डाले। ऊपर से उसने कुछ ताजी गोजी बेरीज सजावट और एक्स्ट्रा विटामिन के लिए डाल दी। सूप तैयार था। राहा ने उस बाउल को एक ढक्कन में कसकर बंद किया, उसे साफ सिल्वर ट्रे पर रखा। ट्रे के साथ वो सीधा एक स्टील के चम्मच के साथ नैपकिन भी रखा। राहा ने अपना एप्रन उतारा, उसे काउंटर पर रख दिया। उसने गहरी सांस ली और सिल्वर ट्रे को अपने हाथों में उठा लिया। विक्रम जो दरवाजे के पास ये सब देख रहा था, वो राहा के इस समर्पण से पूरी तरह अभिभूत हो चुका था। उसने तुरंत आगे बढ़कर किचन के बाहर ही स्विंग दरवाजा राहा के लिए खोल दिया। तभी राहा ने ट्रे हाथ में लिए विक्रम को देखकर कहा, थैंक यू विक्रम, और हाँ, इन लोगों से कह दो कि ये वापस अपना काम शुरू कर सकते हैं। उस हेड शेफ से वो मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। तभी हेड शेफ जो दूर खड़ा है सब सुन रहा था, उसने घबरा कर हाथ जोड़कर कहा, नहीं मैडम, कोई बात नहीं। आपका सूप बहुत बड़ा कमाल का महक रहा है। आपके पति जल्द ठीक हो जाएंगे। उसके बाद सुनकर राहा ने एक हल्की मुस्कान दी और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। उसके हाथों में पकड़ी हुई वो ट्रे सिर्फ एक खाने का बर्तन नहीं थी। वो ट्रे राहा का पश्चाताप भी थी और उसका प्यार भी, उसका समर्पण भी थी और उसका एक वादा भी थी जो कार्तिक से वो करने जा रही थी। लिफ्ट वापस वीआईपी फ्लोर पर पहुंची। कमांडोज ने तुरंत रास्ता खाली कर दिया। राहा अपने खून के सने कपड़े में, लेकिन बड़े शांत खूबसूरत मुस्कान के साथ आईसीयू के दरवाजे तक पहुंची। उसने विक्रम को इशारा किया और विक्रम ने दरवाजा खोला। तभी राहा अंदर दाखिल हुई। कार्तिक अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी, जैसे वो राहा का इंतजार कर रहा हो। राहा को देखकर, उसके हाथों में उस सूप की ट्रे देखकर कार्तिक के होठों पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान आई जो किसी भी दर्द की दवा थी। कमरे में आते ही वो जिनसिंग और ब्लैक
कि मनमोहक औषधीय खुशबू फैल गई। इस खुशबू ने आयशु के उस कड़वी और सर्जिकल महक को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तभी राह चलकर कार्तिक के पास आई। उसने वो सिल्वर ट्रे पास रखी और छोटी सी ओवर बेड टेबल पर रख दी। राह ने अपनी वो कुर्सी खींची, कार्तिक के बिल्कुल करीब होकर बैठ गई। राह ने बहुत मीठी और प्यारी आवाज में कहा, मैं आ गई। उसकी ये बात सुनकर आगे से कार्तिक ने उस सूप की तरफ इशारा करके कहा, और तुम्हारी खुशबू तुम्हारे से पहले आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मित्तल इंडस्ट्री की सीईओ ने मेरे लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाया। ये सूप मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज बन गया रहा। तभी आगे से राह की आंखों में नमी आ गई। उसने थोड़ा इमोशनल होकर कहा, कीमती तो वो जान है कार्तिक, जो तुमने मेरे लिए दांव पर लगा दी। ये सूप तो बस उस जान की हिफाजत की एक छोटी सी कोशिश है। राह ने बड़ी सावधानी से उस सिरेमिक के बाउल का ढक्कन हटाया। भाप का एक गर्म और खुशबूदार गुबार हवा में उठा। सूप एकदम सुनहरा और परफेक्ट दिख रहा था। वहीं कार्तिक उठकर बैठ नहीं सकता था। उसका दायां हाथ पूरी तरह से लॉक था। उसने हिलने डुलने से मना किया था और इसलिए राह ने एक हाथ से उस बाउल को उठाया, दूसरे हाथ से सूप का चम्मच लिया। उसने चम्मच में थोड़ा सा सुनहरा शोरबा डाल दिया और राह ने उस चम्मच को अपने होठों के करीब लाकर उसे फूंक मार मार कर ठंडा किया। आगे से कार्तिक बस राह को देखे जा रहा था। वह लड़की जिसका गुरूर आसमान छूता था, आज एक आम परवाह करने वाली पत्नी की तरह सूप ठंडा कर रही थी। कार्तिक को लग रहा था कि कोई खूबसूरत सपना है और वो कभी टूटना नहीं चाहता है। तभी राह ने वो चम्मच कार्तिक के होठों के पास रखा। उसने एक हल्की सी डांट और प्यार भरे लहजे में कहा, मुंह खोलो। उसकी ये बात सुनकर आगे से कार्तिक ने मुंह खोला और वो सूप पी लिया। जैसे वो सूप कार्तिक के गले में नीचे उतरा, उसके शरीर में मानो एक बिजली दौड़ गई। ब्लैक का वो गहरा स्वाद, जिनसिंग की वो कड़वी लेकिन सुकून देने वाली गर्माहट, सबसे ऊपर राह के हाथों का वो जादू। ये सूप सच में किसी अमृत से कम नहीं था। कार्तिक को महसूस हुआ कि वो सुन पड़ चुके नसों में वापस खून दौड़ने लगा है। तभी राह ने थोड़ी सी नर्वस होकर पूछा, कैसा है? मैंने कभी किसी के लिए नहीं बनाया। अगर नमक कम है या ज्यादा हो तो बता देना। उसकी ये बात सुनकर आगे से कार्तिक की आंखों में एक खुशी छलक पड़ी। उसने धीरे से कहा, ये मेरी जिंदगी में पिया गया अब तक का सबसे बेहतरीन सूप है। इसमें तुम्हारे प्यार का नमक है और वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये कहते हुए कार्तिक की आवाज भारी हो गई। वहीं उसकी ये बात सुनकर राह के चेहरे पर एक राहत और खुशी भरी मुस्कान छा गई। उसने फिर से चम्मच भरा, उसे फूंक मारी और कार्तिक को पिलाया। कतरा कतरा करके राह अपने हाथों से उस इंसान को जिंदगी का रस पिला रही थी, जिसने उसे नई जिंदगी दी। आईसीयू के उस कमरे में कोई डॉक्टर नहीं, कोई मशीन नहीं, बल्कि सिर्फ वो सूप और वो प्यार कार्तिक को वापस मौत के मुंह से खींच ला रहा था। हर चम्मच के साथ राह की आंखें कार्तिक के चेहरे के भाव पड़ रही थी। राह ने उसको सूप पिलाते हुए धीरे से कहा, तुम्हें पता है कार्तिक, जब मैं किचन में सूप बना रही थी तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसकी ये बात सुनकर कार्तिक ने सूप निगल कर उसकी आंखों में देखकर कहा, गुस्सा? क्यों क्यों रहा? राह ने आगे से दृढ़ता से कहा, जयंत और निखिल पर उन लोगों ने सिर्फ मेरी जान लेने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उस इंसान को छुआ जो मेरा है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने अपना बायां हाथ धीरे से उठाकर राह के हाथ पर रखा। कार्तिक ने गंभीर होकर राह से कहा, राह ये लड़ाई खतरनाक है। तो मैंने पता कि वो लोग किस हद तक जा सकते हैं और मैं अभी इसी बिस्तर पर हूँ। मैं तुम्हें अकेला इस आग में नहीं जाने दे सकता। आगे से राह ने बाउल में चम्मच रखा और कार्तिक के हाथ पर दोनों हाथ जकड़ लिए। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक शेरनी वाली दहाड़ थी। राह ने दृढ़ता से कहा, तुम मुझे अकेला छोड़ रहे हो कार्तिक। तुमने अपना काम कर दिया, तुमने मुझे जिंदा रखा। अब मेरी बारी है। 4 दिन बाद कंपनी का एनुअल गाला है। जयंत और निखिल जरूर वहां कोई ना कोई धमाका करने वाले हैं। बस मुझे वहां जाना है और उन्हें उनके ही बुने जाल में खत्म करना है। कार्तिक ने राह के इस कॉन्फिडेंस को देखकर एक गर्व भरी सांस ली। वो जानता था कि राह कोई कमजोर लड़की नहीं है, वो मित्तल एम्पायर की असली वारिस है। लेकिन तभी कार्तिक ने अचानक अपनी नजरों में से एक गहरा रहस्य लाकर कहा, तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी थी ना राह? उसके बाद सुनकर राह ने अपनी पलकें झपका कर कहा, हाँ, लेकिन मैंने कहा था कि अब मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तभी कार्तिक ने मुस्कुरा कर कहा, फर्क पड़ता है राह।
क्योंकि अगर तुम इस लड़ाई में जा रही हो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे पीछे जो ताकत खड़ी है वो कितनी बड़ी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस विक्रम को तुमने ये जिनसिंग लेने के लिए भेजा वो सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं है, बल्कि इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस और अंडरवर्ल्ड के सिंडिकेट को कंट्रोल करने वाला मेरा सबसे खास आदमी है। उसके ये बात सुनकर राह की आंखों में हैरानी आ गई। तभी कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और अपने सीने पर दर्द सहकर कहा, मैं सिर्फ कार्तिक नहीं हूं रहा, मैं कार्तिक अग्रवाल हूं। अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का चेयरमैन। अग्रवाल ग्रुप, ये नाम सुनते ही राह के कानों में जैसे बम फट गया। अग्रवाल ग्रुप मित्तल इंडस्ट्री से कई गुना बड़ा था। वो सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिजनेस करते थे। उनकी पावर इतनी बड़ी थी कि वो किसी भी देश की सरकार हिला सकते थे और असीम ताकत का मालिक उसके सामने इस हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा था, एक सड़क छाप बड़ा पाव वाला बनकर। तभी राह ने हकला कर कहा, तुम अग्रवाल के वारिस हो, लेकिन लेकिन फिर तुम जुहू पर वो ठेला। यह कहकर राह की आवाज कांप गई। तभी कार्तिक ने मुस्कुरा कर कहा, वो सब सिर्फ तुम्हारे दादाजी के कहने पर किया गया एक नाटक था रहा। दादाजी जानते थे जयंत और निखिल तुम्हें मार देंगे। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारी रक्षा कर सके और जिसे देखकर दुश्मनों के उस पर शक भी ना हो। मैं कोई बड़ा पाव वाला नहीं हूं राह, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। उसके ये बात सुनकर राह को अब सब समझ आ गया। दादाजी की वसीयत का वो मास्टर स्ट्रोक, कार्तिक का वो बेखौफ अंदाज, बेसमेंट में 18 गुंडों का गायब हो जाना, स्नाइपर के हमले बाद आर्मी कमांडोज का आ जाना, ये सब समझते हुए राह की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कार्तिक के सीने पर अपना सिर रख दिया जहां उसे चोट नहीं लगी थी। उसने सिसक कर कहा, तुमने मेरे लिए अपना इतना बड़ा एम्पायर छोड़ दिया, सड़कों पर धूप में जले मेरे परिवार की गालियां सुनी, सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए। यह कहकर राह फूट फूट कर रोने लगी। आगे से कार्तिक ने अपने बाएं हाथ से राह के बालों को सहला कर कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना राह, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम हो और दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे एक आंसू के सामने मिट्टी है। उसकी ये बात सुनकर राह ने अपना सिर उठाया, कार्तिक के माथे पर एक गहरा लंबा और प्यार भरा किस किया। राह की आंखों में अब एक खौफनाक और जहरीली चमक थी। उसने कार्तिक की आंखों में देखकर कहा, अब हम दोनों मिलकर खेलेंगे कार्तिक। जयंत और निखिल ने एक बड़ा पाव वाले और एक अकेली लड़की से पंगा लिया है। अब हम उन्हें बताएंगे कि मित्तल इंडस्ट्री की असली सीईओ और अग्रवाल ग्रुप का चेयरमैन जब एक साथ शिकार निकलते हैं तो कोई नहीं बचता। उसके बाद सुनकर कार्तिक ने एक शैतानी मुस्कान दी। आईसीयू के कमरे में उस ब्लैक खुशबू के बाद अब एक ऐसी मौत की बिसात शुरू हो चुकी थी। 4 दिन बाद आने वाले उस एनुअल गाला में जयंत और निखिल के खून का इतिहास हमेशा के लिए अंत करने वाली थी। दोनों घायल शेर अब अपने शिकार के लिए पूरी तरह तैयार थे। मुंबई की उस भीगी हुई जमीन पर अब एक ऐसा खूनी और मनोवैज्ञानिक युद्ध छिड़ने वाला था जिसकी गूंज पूरे देश के कारपोरेट जगत को हिला देने वाली थी। हॉस्पिटल के उस आईसीयू कमरे में जहां प्यार और समर्पण के फूल खिल रहे थे, वहीं शहर के दूसरे छोर पर मित्तल मैनर के डरावनी दीवारों के पीछे बर्बादी और साजिशों का कांटे बोए जा रहे थे। एनुअल गाला में अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। मित्तल इंडस्ट्री का यह सालाना जलसा शहर की सबसे बड़ी और भयानक घटना का शिकार हुआ। एक बार इस गाला में और भी बात खास थी क्योंकि दुनिया की नज़रों में नए सीईओ और राह मित्तल का कोरोनेशन था। उधर साउथ बॉम्बे के उस आलिशान मित्तल मैनर में लॉन में बड़ा सा शामियाना लगा था। अंदर हवेली के मुख्य हॉल में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लोग, डिजाइनर्स और कैटर्स भाग दौड़ कर रहे थे। निखिल मित्तल एक महंगी इटालियन लेदर की कुर्सी पर बैठा। उसने अपने हाथ में रेड वाइन का ग्लास लिए इस पूरी भागदौड़ का मजा लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब शैतानी गुरूर था। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसा जाल बिछा चुका है जिसे भगवान भी नहीं काट सकता। जयंत मित्तल सीढ़ियों से नीचे उतरे। उन्होंने आज बड़ा ही शानदार सूट पहना था। उनके चेहरे पर वो शातिर मुस्कान थी जो हमेशा के लिए किसी को तबाह करने से पहले आती थी। जयंत ने अपने सिगार का धुआं छोड़कर हवा में मुस्कान लिए पूछा, तैयारी कैसी चल रही है निखिल? आगे से निखिल ने अपना वाइन का ग्लास मेज पर रखकर कहा, बिल्कुल परफेक्ट एड। मैंने वेन्यू द ग्रैंड ताज बुक किया है। शहर के सभी बड़े नेता, कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर और सबसे अहम देश के टॉप 25 न्यूज चैनल्स की मीडिया कवरेज यहाँ मौजूद होगी। गाला की थीम द फ्यूचर ऑफ मित्तल रखी गई है। जयंत ने कुटिल अट्टहास करके कहा, द फ्यूचर ऑफ मित्तल? क्या मजाक है।
राह को लगेगा कि वो भविष्य का जश्न मना रही है, लेकिन असल में अपनी चिता खुद जाकर उस पर बैठेगी। मीडिया का इंतजाम पुख्ता है ना? आगे से निखिल ने अपना लैपटॉप घुमाकर जयंत को दिखाकर कहा, बिल्कुल डैड, मैंने एक एनक्रिप्टेड डार्क वेब सर्वर तैयार करवाया। रात के ठीक 9 बजे जब राहा स्टेज पर मेन स्पीच दे रही होगी, ठीक उसी वक्त प्रोजेक्ट जेनेसिस की वो लाल फाइल डिजिटल कॉपी एक अनाम सरेंडर के साथ गाला में मौजूद हर रिपोर्टर, हर इन्वेस्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ईमेल और व्हाट्सएप पर अपने आप चली जाएगी। राह के पीछे उस विशाल स्क्रीन और उसके जाली दस्तक वाले सारे गैर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट फ्लैश होने लगेगी। जयंत की आंखें इस खौफनाक मंजर की कल्पना करके चमक उठी। उसने आगे पूछा, और राठौड़? तभी निखिल ने मुस्कुराकर बताकर कहा, डीसीटीवी राठौड़ अपने पूरी ईओडब्ल्यू की टीम रात 8 बजे 45 मिनट पर बाहर होटल के पहुंच जाएगा। जैसे ही 9 बजे मीडिया में हंगामा मचेगा, राठौड़ ठीक उसी वक्त मेन के दरवाजे पर आएगा और अंदर घुसेगा। सीधे कैमरे के सामने राह के हाथों में हथकड़ी पहना देगा। कोई जमानत नहीं, कोई वकील नहीं, सीधा आर्थर रोड जेल। उसकी ये बात सुनकर आगे से जयंत ने निखिल की पीठ थपथपा कर कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन वो सड़क छाप बड़ा बोला, वो कार्तिक, उसका क्या इंतजाम किया? आगे से निखिल ने चेहरा थोड़ा सख्त किया। उसने दृढ़ता से कहा, डैड, वो कुत्ता अभी भी वीआईपी हॉस्पिटल में अपनी फौज के साथ छिपा है। मैंने पुलिस से कहकर वहां उसे उठवाने का प्लान बनाया। जब राठौड़ राहा को अरेस्ट करेगा तो मैंने एक दूसरी पुलिस टीम को हॉस्पिटल भेजा। वो कार्तिक और राहा के पार्टनर इन क्राइम में इल्जाम में हॉस्पिटल के बिस्तर से अरेस्ट कर लेंगे। उन मिलिट्री कमांडोज को भी पुलिस के सामने एक नहीं चलाएगी, क्योंकि अरेस्ट वारंट कोर्ट का होगा। जयंत और निखिल दोनों खुशी से हंसने लगे। वो सोच रहे थे कि उन्होंने राहा और कार्तिक को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने उन कागजों को इतनी बारीकी से राहा के दस्तक जारी कर दिए, फोरेंसिक टीम भी पहली नजर में धोखा खा जाए। उनके हिसाब से परफेक्ट मर्डर था, किसी का खून बहाए बिना उसका पूरा वजूद मिटा देना। उधर बॉम्बे हॉस्पिटल के उस वीआईपी फ्लोर पर माहौल अब बदल चुका था। आईसीयू का वो कमरा अब महज एक हॉस्पिटल का कमरा नहीं, बल्कि अग्रवाल ग्रुप का सबसे बड़ा वार रूम बन चुका था। कार्तिक के शरीर में अभी कमजोरी थी। उसका दायां कंधा पट्टियों से बंधा था, लेकिन उस जिनसिंग सूप के बाद उसकी नसों में फौलादी ताकत लौटने लगी थी। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट कहा था, लेकिन कार्तिक अग्रवाल आराम करने वालों में से नहीं था। उसने हॉस्पिटल के उस बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी कमांड सेंटर तैयार किया। उसके सामने एक खास मूवेबल डेस्क पर 3 हाई एंड एनक्रिप्टेड लैपटॉप रखे थे। विक्रम और अग्रवाल ग्रुप के 2 सबसे तेज साइबर हैकर्स कमरे में मौजूद थे। राहा भी वहीं कार्तिक के पास बैठी थी। उसने अपना खून से सना सूट बदल लिया था और एक सिंपल लेकिन शार्प ब्लैक शर्ट और ट्राउजर पहना था। उसके चेहरे पर अब डेर और बेबसी का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों में अब एक शेरनी की आग थी, जो अपने दुश्मनों को चीरने के लिए बेताब थी। कार्तिक की सच्चाई जानने के बाद राहा को महसूस हो रहा था कि दुनिया की सबसे सुरक्षित और ताकतवर जगह पर है। विक्रम ने अपने टैबलेट की स्क्रीन कार्तिक को दिखाकर कहा, बॉस, जयंत और निखिल का पूरा प्लान हमने इंटरसेप्ट कर लिया। वो एनुअल गाला में प्रोजेक्ट जेनेसिस की फाइल लीक करने वाले हैं। उन्होंने एक डार्क वेब सर्वर तैयार किया। कार्तिक ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ कोडिंग देखी। एक बेहद ठंडी मुस्कान देकर कहा, जयंत को लगता है कि वो डिजिटल दुनिया का बादशाह है। उसे यह नहीं पता कि वो अग्रवाल ग्रुप के पास जो हैकिंग सिस्टम है, वो दुनिया की खुफिया एजेंसी से 10 साल आगे है। विक्रम, क्या तुमने उनके सर्वर को एक्सेस कर लिया? तब विक्रम ने कुटिल हंसी के साथ कहा, जी बॉस, हमारी साइबर टीम ने उनके उस अनाम सेंडर वाले सर्वर को हैक करके उसमें एक ट्रोजन हॉर्स वायरस प्लांट किया। रात 9 बजे जब निखिल का आदमी एंटर बटन दबाएगा तो मीडिया के पास वो फाइलें नहीं जाएगी जो निखिल चाहता है, बल्कि वो फाइलें जाएंगी जो हम चाहेंगे। तभी राहा ने हैरानी से कार्तिक को देखकर कहा, मतलब हम कौन सी फाइल भेजेंगे? आगे से कार्तिक ने राहा की आंखों में देखकर कहा, वही प्रोजेक्ट जेनेसिस की फाइल रहा, लेकिन एक छोटे से बदलाव के साथ। निखिल ने उन फाइलों को शेल कंपनीज के मालिक तुम्हें बनाकर तुम्हारे जाले दस्तक किए। हमारे हैकर्स ने रात भर उस पूरा डेटाबेस को रिवर्स कर दिया। उन सभी शेल कंपनीज का मनी ट्रेल अब वापस दुबई और मॉरिशस के उन बैंक अकाउंट्स तक जा रहा है जो सीधे तौर पर निखिल मित्तल के नाम पर हैं। उसके बाद सुनकर राहा की आंखें खुशी और आश्चर्य से चमक उठी। उसने मुस्कुरा कर कहा, ओ माय गॉड, मतलब जब गाला में वो स्क्रीन फ्लैश हो गई। लेकिन इससे पहले कि अपनी बात पूरी कर पाती, कार्तिक ने उसको बीच में काटकर अपनी आवाज में मौत का फरमान सुनाकर कहा, हाँ, जब स्क्रीन फ्लैश होगी
तो उस पर तुम्हारा नहीं बल्कि निखिल मित्तल का नाम एक फ्रॉड और क्रिमिनल के तौर पर चमकेगा। मीडिया और दुनिया के सामने निखिल खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में नंगा हो जाएगा। तभी राह ने धीरे से कहा, और वो डीसीपी राठौड़, वो तो जयंत का खरीदा हुआ आदमी है, वो पुलिस लेकर मुझे अरेस्ट करने आ जाएगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से विक्रम ने बीच में बोलकर कहा, मैडम आप भूल रही हैं कि आप अग्रवाल के चेयरमैन के साथ बैठी हैं। हमने सिर्फ राठौड़ को नहीं बल्कि उसके ऊपर बैठे पुलिस कमिश्नर का इंतजाम भी कर दिया है। राठौड़ के बैंक अकाउंट्स में जयंत मित्तल से आई रिश्वत का सारा कच्चा चिट्ठा हमने कमिश्नर के टेबल पर पहुंचा दिया है। गाला के दिन राठौड़ अरेस्ट करने नहीं बल्कि अरेस्ट होने आएगा। राह को अब यकीन हो गया कि कार्तिक अग्रवाल का दिमाग कितना खतरनाक है। वो न दुश्मनों की चाल को समझता है बल्कि उनके हर एक मोहरे को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना भी जानता है। कार्तिक ने अपना लैपटॉप बंद किया और एक गहरी सांस लेकर कहा, जयंत और निखिल का कारपोरेट गेम तो खत्म हो चुका है। वो दोनों उस गाला से सीधे जेल जाएंगे। लेकिन ये कहते हुए कार्तिक अचानक चुप हो गया। उसके माथे पर लकीरें उभर आई। तभी राह ने कार्तिक के हाथ पर अपना हाथ रखकर पूछा, लेकिन क्या कार्तिक? आगे से कार्तिक ने विक्रम की तरफ एक गंभीर नजर देखकर कहा, विक्रम, जयंत एक बहुत ही नीच और खूंखार इंसान है। कारपोरेट फ्रॉड और कंपनी हथियाना तो महज एक हिस्सा है। मुझे शुरू से ही इस पूरी कहानी में कुछ भयानक लग रहा है। एक इंसान जो सत्ता के लिए अपनी बेटी जैसी भतीजी पर स्नाइपर से हमला करवा सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि उसने अपना सफर बिना खून बहाए तय किया होगा? उसकी ये बात सुनकर विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ कर पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं बॉस? तभी कार्तिक ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं कह रहा हूं कि इस जयंत की जड़ें खोदो। मुझे जयंत का आज का फ्रॉड नहीं, मुझे उसका 25 साल पुराना इतिहास चाहिए। मुझे जानना है कि रमेश मित्तल की मौत कैसे हुई थी, और मुझे ये भी जानना है शिवराज को अचानक इतना भयंकर कैंसर कैसे हो गया। मुझे लगता है कि हम जिस इंसान से लड़ रहे हैं वो सिर्फ एक धोखेबाज नहीं है बल्कि एक सीरियल किलर है। ये कहते हुए कार्तिक की आवाज में एक अजीब सा खौफनाक गहराई आ गई। वहीं उसकी ये बात सुनकर राह के पैरों तले की जमीन खिसक गई। पिता और दादाजी की मौत, राह का शरीर कांपने लगा। उसने कभी अपने सपने में नहीं सोचा था कि उसके अपने ही घर पर हादसे की कोई साजिश हो सकती है। इसलिए उसने घबरा कर पूछा, कार्तिक, तुम तुम ये क्या कह रहे हो? डैड की मौत तो एक कार एक्सीडेंट में हुई थी ना, खंडाला घाट पर। पुलिस ने भी कहा कि वो बारिश की वजह से गाड़ी स्लिप हो गई। ये कहते हुए राह की आवाज घबराहट से कांप रही थी। तभी कार्तिक ने राह का हाथ में अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और बोला, राह, एक बिलेनियर की गाड़ी जिसका रेगुलर मेंटेनेंस होता है वो खंडाला घाट पर कैसे स्लिप हो सकती है? और दादाजी दादाजी बिल्कुल स्वस्थ थे, उनका कैंसर अचानक 4th स्टेज पर कैसे डिटेक्ट हुआ? मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा हूं, लेकिन मेरा तजुर्बा कह रहा है कि जब कोई शैतान घर में मौजूद हो तो कोई भी मौत नेचुरली एक्सीडेंटल नहीं होती। उसके बाद सुनकर आगे से विक्रम ने तुरंत अपना लैपटॉप उठाकर कहा, मैं अभी अपनी इस सबसे बेहतरीन शैडो टीम को अग्रवाल ग्रुप के प्राइवेट इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन विंग को इस काम पर लगाता हूं बॉस। मैं 25 साल पुरानी कब्र खोद कर भी सच निकाल कर लाऊंगा। ये कहते हुए विक्रम कमरे से बाहर निकल गया। आईसीयू के कमरे में अब एक भारी सन्नाटा छा गया था। राह का दिमाग फटने को हो रहा था। अगर कार्तिक का शक सही था तो इसका मतलब था कि जिस इंसान को बचपन से डैड कहती आई है, जिस घर में वो पली बड़ी, वो घर नहीं बल्कि उसके सगे पिता दादाजी का कत्ल खाना था। वो राह ने कार्तिक के कंधे पर सिर रख दिया। रोने लगी। कार्तिक ने उसे अपनी बाईं हाथ में समेट लिया और चुपचाप रोने दिया। वो जानता था कि आने वाले कुछ घंटे राह के लिए दुनिया के सबसे खौफनाक होने वाले हैं। वहीं उधर विक्रम ने हॉस्पिटल के एक दूसरे सीक्रेट कमरे को अपना इन्वेस्टिगेशन सेल बना लिया। अग्रवाल ग्रुप की इंटेलिजेंस टीम, जिसमें देश के सबसे तेज हैकर्स, एक्स रो एजेंट्स, प्राइवेट जासूस शामिल थे, वो सब काम पर लग गए। उनके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त था। उन्हें 25 साल पुराने सबूत ढूंढने थे जिन्हें जयंत ने बहुत ही सफाई से मिटा दिया था। विक्रम की टीम ने अपने सबसे पहले 25 साल पुराने खंडाला घाट वाले कार एक्सीडेंट के पुलिस फाइल्स को खंगाला। वो फाइल आर्काइव में दबी पड़ी थी। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में लिखा था, बारिश और फिसलन की वजह से गाड़ी खाई में गिर गई और ब्रेक ने काम नहीं किया। विक्रम ने टीम को ऑर्डर देकर कहा, ब्रेक फेल होना एक्सीडेंट नहीं होता, करवाया जाता है। पता लगाओ उस वक्त गाड़ी की सर्विस के लिए किस गैरेज में जाती थी और उस पुलिस वाले को ढूंढो जिसने वो रिपोर्ट बनाई थी। अग्रवाल ग्रुप की पहुंच असीमित थी। महज 12 घंटे के अंदर विक्रम की टीम ने उस रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर को ढूंढ निकाला जो अब पुणे में एक गांव में गुमनाम जिंदगी जी रहा था। जब उसे कमांडोज ने उठाया और उसके सामने
पैसों से भरा सूटकेस और बंदूक रखी तो वो टूट गया। उस बूढ़े इंस्पेक्टर ने कांपते हुए अपने कैमरे के सामने अपना जुर्म कबूल लिया और वीडियो विक्रम की टीम रिकॉर्ड कर रही थी। उसने अपना जुर्म कबूल कर कहा, साहब मुझे माफ कर दो, वो एक्सीडेंट नहीं था। गाड़ी के ब्रेक पाइप को किसी ने बड़ी सफाई से आधा काट दिया था, ताकि जब गाड़ी ढलान पर जाए तो ब्रेक लगे तो पाइप फट जाए और ब्रेक फेल हो जाए। मैंने बात जयंत मित्तल को बताई थी, लेकिन जयंत मित्तल ने मेरे मुंह में 25 लाख रुपए मारे और कहा, इस बात को हमेशा के लिए दफना दो। और जयंत ने यह काम उस गाड़ी के मैकेनिक शंकर से करवाया था। इसके बाद विक्रम की टीम ने शंकर मैकेनिक की तलाश की। पता चला कि एक्सीडेंट में 1 महीने पहले ही शंकर मैकेनिक अचानक बीमार हो गया था। उसने दुबई की एक वर्कशॉप खोल ली थी, लेकिन 5 साल पहले उसकी शराब पीने से मौत हो गई। हालांकि शंकर की पत्नी अभी जिंदा थी। जब टीम ने पूछताछ की तो उसने बताया कि मरने से पहले शंकर ने नशे में बताया था कि उसने जयंत मित्तल के कहने पर रमेश मित्तल की गाड़ी के ब्रेक वायर काटे थे। टीम ने उस पत्नी का एफिडेविट और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पहला सच सामने आ चुका था। रमेश मित्तल की मौत कोई हादसा नहीं, जयंत मित्तल द्वारा किया गया एक क्रूर कोल्ड ब्लड मर्डर था। अब बारी थी दादाजी यानी शिवराज मित्तल के मौत की गुत्थी सुलझाने की। यह काम ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि सिर्फ मौत 8 महीने पहले हुई थी और उन्हें वाकई पेट में कैंसर था। मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल असली थी, ट्यूमर मौजूद था, इसमें कोई शक नहीं था। उनकी मौत कैंसर से हुई थी। तभी विक्रम ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स एक्सपर्ट की टीम से पूछा, तो फिर बॉस को शक क्यों है? तभी एक एक्सपर्ट डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, सर शक की वजह बीमारी की स्पीड। शिवराज की उम्र 80 साल थी। इस उम्र में सेल्स बड़े धीमे काम करते हैं, इसलिए कैंसर बहुत धीरे धीरे फैलता है। लेकिन शिवराज जी को जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तो महज 3 महीने के अंदर फर्स्ट स्टेज से सीधा 4th स्टेज पर पहुंच गया। इतनी तेजी से ट्यूमर का बढ़ना असामान्य है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस कैंसर को फीड किया और उसे जानबूझकर बढ़ाया गया हो। तभी आगे से विक्रम ने हैरान होकर पूछा, क्या यह संभव है? उसके बाद सुनकर डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, मेडिकल साइंस में सब कुछ संभव है सर। अगर मरीज को लगातार कार्सिनोजेंस टॉक्सिन्स दिए जाएं या उसकी कीमोथेरेपी की दवाइयों को बदलकर उसमें स्टेरॉइड्स और ग्रोथ हार्मोन्स मिला दिए जाएं तो ट्यूमर बम की तरह फट सकता है। और ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये सिर्फ बहुत ही कोई हाई लेवल के ऑन्कोलॉजिस्ट कर सकता है, जिसे मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री पता हो। उसके बाद सुनकर विक्रम की आंखें सिकुड़ गई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ कर पूछा, शिवराज जी का इलाज कौन कर रहा था? तभी एक्सपर्ट ने फाइल पर नाम पढ़कर कहा, डॉक्टर राजीव अस्थाना, दिल्ली के सबसे जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट। जयंत मित्तल ने खास तौर पर उन्हें दिल्ली के चार्टर्ड प्लेन से मुंबई बुलवाया था शिवराज जी के इलाज के लिए। उसके बाद सुनते ही विक्रम ने तुरंत अपनी शैडो टीम को एक्टिवेट किया और कहा, डॉक्टर राजीव अस्थाना की पूरी जन्म कुंडली निकालो, पिछले 1 साल के सारे बैंक अकाउंट्स, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी फॉरेन ट्रिप्स और सब कुछ खंगाल डालो। इसके 1 घंटे के बाद जो सच सामने आया उसने विक्रम के पैरों तले की जमीन खिसका दी। डॉक्टर अस्थाना पूरी दुनिया में नजरों में शरीफ और सम्मानित डॉक्टर था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसे अंडरग्राउंड पोकर और जुए की लत थी। वो मकाओ के कसिनो में करोड़ों रुपए हार चुका था। अंडरवर्ल्ड का उस पर बड़ा कर्जा था। अंडरवर्ल्ड के लोग उसे मारने की धमकियां दे रहे थे। विक्रम की टीम ने अस्थाना के ऑफशोर बैंक अकाउंट्स को हैक किया। उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली ट्रांजैक्शन थी। ठीक 9 महीने पहले, शिवराज की मौत के कुछ महीने पहले, डॉक्टर अस्थाना के कैमन आइलैंड वॉलेट सीक्रेट खाते में एक 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। और पैसा सीधे किसी और ने नहीं बल्कि जयंत मित्तल के उसी प्रोजेक्ट जेनेसिस वाली शेल कंपनीज से ट्रांसफर किया गया था। कड़ियां पूरी जुड़ चुकी थी। जयंत को पता चल चुका था कि शिवराज मित्तल वसीयत में सब कुछ राह के नाम करने वाले हैं। जयंत इतनी जल्दी उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे लगा कि सत्ता उसके हाथों से फिसल रही है तो उसने मौका देखा। शिवराज को पेट पर हल्की सी गांठ की शिकायत हुई। जयंत ने तुरंत डॉक्टर अस्थाना को हायर किया। जयंत ने अस्थाना के जुए के सारे कर चुकाने और उन्हें भारी रकम देने का लालच दिया। इसके बदले अस्थाना ने एक बड़ा खौफनाक मेडिकल मर्डर अंजाम दे दिया। अस्थाना ने शिवराज मित्तल की दवाइयों में ऐसे टॉक्सिन्स और हैवी मेटल्स मिला दिए जिन्होंने उस छोटे से गांठ को कुछ हफ्तों में जानलेवा आक्रामक कैंसर में बदल दिया। दुनिया को यही लगा कि उम्र की वजह से कैंसर तेजी से फैल गया और दादाजी की मौत हो गई। किसी को जहर या कत्ल का शक नहीं हुआ। यह दुनिया का सबसे कलीन और खौफनाक मर्डर था। विक्रम ने डॉक्टर अस्थाना को दिल्ली के उस क्लिनिक से ही अगवा कर लिया। अग्रवाल ग्रुप के कमांडोज उसे घसीट कर एक सेफ हाउस में ले गए। जब अस्थाना के सामने वो बैंक स्टेटमेंट
उसके कबूलनामे के बिना उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई तो वो डॉक्टर टूट गया। अस्थाना ने रोते हुए कैंसर के कैमरे के सामने सब कुछ उगल दिया। अस्थाना ने कैमरे के सामने गिड़गिड़ा कर कहा, हाँ मैंने किया था वो सब। जयंत मित्तल ने मुझे 50 करोड़ रुपए दिए थे। मैंने शिवराज जी की कीमोथेरेपी की दवाइयों को बदलाव किया जिससे उनकी मौत हो गई। जयंत चाहता था कि मैं ऐसा करूं कि फोरेंसिक रिपोर्ट में भी मौत की वजह सिर्फ कैंसर आए, कोई जहर नहीं। मुझे माफ कर दो प्लीज। विक्रम ने कैमरा बंद किया और उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही क्रिमिनल देखे थे, लेकिन जयंत मित्तल जैसा शैतान कभी नहीं देखा। जो इंसान दौलत के लिए अपने सगे भाई को कार एक्सीडेंट में कटवा सकता है, उसे अपने बूढ़े सगे बाप को तड़पा तड़पा कर कैंसर से मरवा सकता है। उस इंसान का जिंदा रहना इस धरती पर एक कलंक था। रात के 8 बज चुके थे। विक्रम हाथ में एक काले लेदर की फाइल और एक टैबलेट लिए आईसीयू के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में सिर्फ कार्तिक और राहा मौजूद थी। कार्तिक अब बिस्तर के सिरहाने सहारे थोड़ा उठकर बैठा था। उसका चेहरा गंभीर था। विक्रम के चेहरे के भाव देखकर समझ गया कि जो राज बाहर निकल कर आया है वो बड़ा खौफनाक है। विक्रम को देखते ही कार्तिक ने शांत लेकिन सर्द आवाज में पूछा, क्या विला विक्रम? विक्रम ने काली फाइल और टैबलेट राहा के सामने रख दी। उसकी नजरें नीची करके उसने कहा, मैडम मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपके जो सामने सच करने जा रहा हूँ वो शायद आपकी जिंदगी का सबसे भयानक सच होगा। उसके बाद सुनकर राहा के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने कांपते हुए उस टैबलेट को उठाया और विक्रम ने उसमें वो दोनों वीडियो प्ले कर दिए। पहला वीडियो उस रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर कबूलनामे रमेश मित्तल की गाड़ी के ब्रेक जयंत ने कटवाए थे। दूसरा वीडियो डॉक्टर अस्थाना का था। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहे थे, राह के चेहरे का रंग सफेद पड़ता जा रहा था। उसकी आंखें फटे की फटी रह गई। उसका पूरा शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे उसे तेज बुखार चढ़ गया हो। टैबलेट उसके हाथों से छूटकर बिस्तर पर गिर पड़ा। कमरे में एक ऐसा खौफनाक और दमघोटू सन्नाटा छा गया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। राह को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने अपना गला पकड़कर कहा, नहीं, ये झूठ है। डैड, वो मेरे डैड, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने मेरे असली बाप को, उन्होंने मेरी दादाजी को। ये कहते हुए राह की आवाज में एक भयानक चीख हो गई और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। पागलों की तरह उसे अपने बाल नोचने लगी। उसने पागलों की तरह चीख कर कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने मुझे बेटे कहा और वो कातिल हैं। उन्होंने मेरे परिवार को खा लिया। उन्होंने मुझे अनाथ कर दिया। राह का पूरा वजूद चकनाचूर हो गया था। जिस इंसान के साथ उसने एक ही छत के नीचे 25 साल गुजारे, जिसे उसने पिता का दर्जा दिया, वो असल में एक ऐसा खूनी दरिंदा था जिसके हाथ राह के अपने पिता दादाजी के खून से रंगे थे। राह ने खुद उस घर से उन सभी यादों को अब घिन आने लगी थी। कार्तिक ने अपनी जगह से हिलकर, उसका अपना दायां हाथ अपनी दर्द से फट भी रहा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने अपनी ड्रिप और कुछ तारे झटके से खींच कर निकाल दी। ये देखकर विक्रम ने घबरा कर आगे बढ़कर कहा, बॉस आप ये क्या कर रहे हैं? आपको हिलना नहीं है। लेकिन कार्तिक ने उसे रुकने का इशारा किया। उसके खून की कुछ बूंदें कार्तिक के कलाई से टपकने लगी, लेकिन वो बिस्तर से उतरा और जमीन पर बैठकर राह को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब क्या करेगा कार्तिक? क्या राह अपने आप को संभाल पाएगी या नहीं? क्या होगा अब आगे की कहानी में जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर कर देना।